अबुल फजल ने जमींदारों की संयुक्त सेना की संख्या 44 लाख बताई है। यह सेना छितरी हुई थी क्योंकि सभी जमींदार एक ही स्थान पर नहीं रहते थे। इस सेना में छोटे छोटे राजाओं की सेना भी सम्मिलित की गई थी। कभी कभी राज्य विद्रोही जमींदारों के विरुद्ध भी सेना का इस्तेमाल करता था। साधारणतः जमींदारों का किसानों से जाति का या कबीलाई संबंध होता था। इसके अतिरिक्त उन्हें वहाँ की खेती का भी पूर्ण ज्ञान होता था। जमींदारों का एक वर्ग था जो संपूर्ण भारत में फैला हुआ था और विभिन्न नामों से जाना जाता था। वे इतने शक्तिशाली थे कि केंद्रीय सरकार उनकी दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं समझती थी। इसीलिए मुगल न तो इनसे दोस्ती के पक्ष में थे और न ही दुश्मनी के। मनुची बताता है कि औरंगजेब के शासनकाल में जमींदारों ने विद्रोह किया। चूँकि जमींदारों के कई स्तर थे, इसी कारण उनके रहन सहन में भी बड़ा फर्क था। इसीलिए उनके रहन सहन के बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। मुगल सरदारों की तुलना में इनकी आय सीमित थी। बड़े जमींदार शान शौकत से रहते थे, जबकि छोटे जमींदार कमोबेश किसानों की तरह ही रहते थे। जमींदार चाहे छोटे हो या बड़े, सभी स्थानीय अभिजात्य वर्ग में आते थे। ये जमींदार कुशल ग्रामीण दस्तकारों की हस्तकलाओं के जमींदार थे। उस श्रेणी के जमींदार मुगल सेना में भर्ती हुए। चूँकि जमींदारों को वंशानुगत अधिकार था, इसीलिए उनकी जमींदारी पुत्रों में बांट दी जाती थी। खेतिहर संबंध मुगल साम्राज्य की अधिकांश भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी और वह भी मुख्यतः जागीरदारों को। हालांकि जागीरें अस्थायी तौर से दी जाती थी, लेकिन मदरे मास या सरुगल अस्थायी अनुदान थे। जहांगीर ने मध्य एशिया की तर्ज पर अलटमगा अनुदान शुरू किए। इस प्रकार के अनुदान केवल बादशाह की आज्ञा से ही छीने जा सकते थे। एम्मा अनुदान मौलवियों को दिया जाता था। अनुदान ग्राही अक्सर जमींदारों जैसे अधिकार प्राप्त करने की तलाश में रहते थे। वह भूमि जिसकी देखरेख शाही भू राजस्व विभाग द्वारा की जाती थी, उसे खलीसा कहा जाता था। यह भूमि अत्यधिक उपजाऊ होती थी। जहांगीर ने खलीसा भूमि को कम किया और शाहजहां ने बढ़ाया। खलीसा भूमि को कभी कभी जागीर के रूप में भी दिया जाता था। मुगल कृषि व्यवस्था में किसानों और सरकार के बीच जमींदार मुकद्दम, मुखिया, चौधरी या तालुकदार होते थे। समस्त मुगल साम्राज्य इन बिचौलियों के अधिकार क्षेत्र में बटा हुआ था। इन बिचौलियों का कार्य भू राजस्व एकत्रित करना, प्रशासन दुरुस्त रखना था। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का स्थायित्व काफ़ी हद तक जमींदारों के सहयोग पर निर्भर करता था। इन जमींदारों की संख्या निरंतर बढ़ती गई, जिसका बोझ किसानों पर पड़ा और किसानों की आर्थिक दशा बिगड़ गई। जब तक केंद्र सरकार मजबूत रही, कृषि की दशा भी ठीक रही, परंतु जैसे ही मुगल शासक कमजोर पड़े, जमींदार निरंकुश हो गए और किसानों की हालत बिगड़ गई। मुगल राजत्व तथा उमरा मुगल साम्राज्य का शासक वर्ग था। यह वर्ग बादशाह को परामर्श देता था, जिससे शासन चलता था। मुगल उमरा सल्तनतकालीन उमराओं की भांति शक्तिशाली न थे। उन्होंने कभी भी गद्दी हथियाने का प्रयास नहीं किया। केवल एक बार महाबत खान ने जहांगीर को कैद कर लिया था। अकबर के शासनकाल में सलीम, जहांगीर के शासनकाल में खुर्रम एवं खुसरो, शाहजहां के काल में औरंगजेब, शुजा और मुराद, और औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र शहजादा अकबर के विद्रोह में उमराओं के एक वर्ग ने बादशाहों के विरुद्ध शहजादों का साथ दिया था। मुगल उमराओं का उद्देश्य मुगल सम्राट तथा साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करना रहा है।
मुगल काल में किसान खाद और अखाद दोनों प्रकार की फसलें पैदा करते थे। आईने अकबरी रबी की 16 फसलों और खरीफ की 25 फसलों की सूची और उन पर कर निर्धारण की दर दी हुई है। 17वीं शताब्दी में ही तंबाकू और मक्का की फसलें भारत में बोई जाने लगी। इसी काल में रेशम पालन उद्योग भी विकसित हुआ और बंगाल रेशम उत्पादन का विश्व प्रसिद्ध केंद्र बन गया। मुगल काल में किसानों की गतिशीलता प्रमुख विशेषता रही। खुदकास्ट तो उन कृषकों को कहा जाता था जो अपनी भूमि पर खेती करते थे, उनका अपनी भूमि पर मालिकाना हक था। दूसरे प्रकार के कृषकों को पाहीकास्ट कहा जाता था। ये किसान दूसरों की भूमि पर खेती करते थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में नई भूमि की कोई कमी नहीं थी। किसान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नई जमीन पर खेती करते थे। सरकार नई जमीन को खेती योग्य बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देती थी। दीवान-ए-आला विभाग का संगठन दीवान-ए-आला विभाग कई खंडों में विभाजित था। प्रत्येक खंड के अलग अलग अधिकारी थे जो निम्न प्रकार थे। दीवान-ए-खालसा दीवान-ए-आला की संस्तुति पर इसकी नियुक्ति बादशाह द्वारा की जाती थी। इसका मुख्य कार्य खालसा भूमि का प्रशासन करना था। दीवान-ए-तन बख्शी से सभी मनसबदारों की सूची प्राप्त करके उनका वेतन तथा जागीर का ब्यौरा तैयार करता था। दीवान-ए-वाक़ियात यह नित्य प्रतिदिन की आमदनी एवं खर्च का हिसाब रखता था। मुस्तौफी यह मुगल साम्राज्य का ऑडिटर जनरल था। उसका विभाग अनेक कार्यों से संबंधित था। मुस्तौफी आमिलों की बकाया रकम की सूची आवश्यक कार्यवाही हेतु दीवान के सम्मुख रखता था। इनके अतिरिक्त दीवान-ए-जागीर दीवान-ए-सआदत खजाना मुसारिफ विभाग भी थे। मुगल साम्राज्य में भारतीय किसान कई स्तरों में विभाजित थे। बड़े किसानों के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं और छोटे किसानों के पास छोटी छोटी ज़मीनें थीं। किसान अपने स्तर के किसानों के साथ रहते थे। कुछ नकद फसलें जिनके लिए अधिक धन की आवश्यकता होती थी बड़े किसानों या जमींदारों द्वारा पैदा की जाती थी। मुगल काल में किसानों ने बड़ी मात्रा में उद्योगों के लिए आवश्यक फसलें पैदा की। फसलों को मुख्यतः दो कारणों से नुकसान पहुंचता था। पहला प्राकृतिक कारण था जैसे बाढ़, सूखा आदि, और दूसरा कारण सैन्य आक्रमण थे। सैनिक संगठन मुगल सरकार का स्वरूप सैन्य स्वरूप था। प्रत्येक वह मुगल अधिकारी जो सैनिक और नागरिक दोनों ही पद संभालता था सेना में शामिल रहता था। ऐसे अधिकारी के अधीनस्थ कुछ निश्चित घुड़सवार होते थे। बादशाह सर्वोच्च सेनापति होता था। युद्ध क्षेत्र में सेना को अलग अलग सेनापतियों के अधीन रखा जाता था। सैनिक की उपलब्धता एवं प्रकृति के आधार पर सैनिकों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला, सहायक शासकों के सैनिक। दूसरा, मनसबदारों के सैनिक। तीसरा, दाखिली सैनिक। इनकी भर्ती राज्य द्वारा की जाती थी और इनको वेतन शाही खजाने से दिया जाता था। चौथा, अहदी इन सैनिकों की भर्ती राजा द्वारा स्वयं की जाती थी। ये अच्छे परिवारों से होते थे। ये राजा के सबसे विश्वास पात्र सैनिक होते थे। इन सैनिकों की कमान एक अमीर के हाथों में सौंपी जाती थी और इनका अलग बख्शी होता था। इन सैनिकों के विभिन्न प्रकार के कर्तव्य थे। मुगल सेना में घुड़सवार, पैदल और बंदूकची प्रमुख अंग थे। इनके अतिरिक्त नौसैनिक बेड़े भी थे। इन सभी अंगों में घुड़सवार सर्वप्रमुख थे। मुगल सेना में सबसे बड़ी संख्या पैदल सैनिकों की थी। तोपखाने का प्रमुख मीर-ए-आतिश कहलाता था और नौसैनिक बेड़ा मीर-ए-बहरी के अधीन होता था। मुगल सेना में राजपूत, अफगान, तुर्की, मुगल आदि सभी सम्मिलित थे।